आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूँ। जय भीम, हुल जोहार। पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा कि किस तरह इनकी शादी चंदर जी से होती है और उसके बाद होने वाली दिक्कतों का किस तरह जिक्र करते हैं। अब आगे। काफी भागदौड़ के बाद मुझे मकान मिल गया था। वह भी 2 कमरों वाला ही फ्लैट था जो मेरे नाम पर आवंटित हुआ था। 31C टाइप 11 सेक्टर 5 अजय सिन्हा के फ्लैट के नजदीक ही था। अगले ही सप्ताह मैं अपने फ्लैट में चला आया था। अजय भी शादी के बाद सीधा हमारे फ्लैट में आया था। कई दिन वे हमारे साथ ही रहे थे। इस तरह से जो आत्मीयता और जुड़ाव अजय सिन्हा जी जो इनके दोस्त थे उन्होंने दिखाया वह एकदम अनूठा था। इस तरह से उन्होंने अपनी कही हुई बात का, जो कि एक छत के नीचे सांझी किचन के साथ रहने की बात थी, उसका भी इन्होंने मान रखा था। सचमुच कितने अच्छे दिन थे वे। अजय और मेरे बीच में एक ऐसा रिश्ता बन गया था जिसकी मिठास अभी तक मेरी स्मृतियों में रची बसी है। मिसेस सिन्हा भी बेहद शालीन और स्नेह से भरी हुई घरेलू महिला थी। जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन दोनों के प्रति मेरे मन में हमेशा एक ऐसा भाव रहा जहाँ कोई मैल नहीं था। इन्हीं दिनों दलितों के बीच सामाजिक कार्य करने की कई योजनाओं को साकार रूप भी दिया था। महाराष्ट्र में डॉक्टर अंबेडकर और ज्योतिबा फूले ने जो भूमि तैयार की थी, उससे लाखों कार्यकर्ता ऊर्जा पाकर सामाजिक जीवन में उतर पड़े थे। इस वैचारिक आंदोलन में मेरी रचनाओं को एक अलग आयाम दिया था। यकीनन इस तैयार भूमि का लाभ ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को भी जरूर मिला होगा। पहले के प्रसंगों में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि किस तरह दलित साहित्य से उनका जुड़ाव हुआ और साहित्य के मायने के लिए बदल गए। उस साहित्य के जिसमें सब कुछ झूठा था, परंपराएं झूठी रूढ़ियों का जिक्र और पुरानी मान्यताओं में बंधी हुई परंपराएं, जिसमें दलितों के संवेदनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। चंद्रपुर में हिम झरना नाम की एक पत्रिका भी शुरू हुई थी। संपादक थे जगदीश राही। कई अंक इस पत्रिका के निकले, लेकिन यह अचानक बंद हो गई थी। राही मेरे अच्छे मित्र थे, गीतकार भी बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा घटा कि कोयला खदान की नौकरी से उन्हें हाथ धोना पड़ा। नौकरी गई तो पत्रिका भी बंद हो गई थी और एक दिन सब कुछ समेटकर जगदीश राही ने चंद्रपुर छोड़ दिया था। याद रह गए थे वे कुछ पल जब उनके मधुर गीतों के बीच चंद्रपुर से हिंदी की इस विशिष्ट पत्रिका की योजनाएं बनी थी। साथ काम किया था, रात भर जाकर पत्रिका के प्रूफ पढ़े थे। भीषण गर्मी के झुलसते इस शहर में हिम झरना की कल्पना सचमुच राही जैसे जीवन से भरे लोग ही कर सकते हैं। मराठी कवि लोकनाथ यशवंत भी उन्हीं दिनों चंद्रपुर वापस आ गए थे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉलोनी में आते थे, कई कार्यक्रमों में साथ ही जाते थे। वह कुछ संकोची स्वभाव के थे, लेकिन गंभीर और वैचारिक प्रतिबद्धता से भरपूर। चंद्रपुर में रहते हुए इन सभी के कारण मुझे कभी परायापन महसूस नहीं हुआ था, बल्कि अमरनाथ वर्मा ने तो मित्रता के बीच एक रिश्ता भी कायम कर लिया था। वे चंदा के बड़े भाई बन गए थे और मुझे अक्सर जीजा जी कहकर ही बुलाते थे। बेहद प्यारे थे वे सभी। पद्मा भाभी ने जो स्नेह मुझे और चंदा को दिया था, वह हमारे जीवन की न खत्म होने वाली पूंजी है। चंद्रपुर ने मुझे कई ऐसे मित्र दिए थे जो अपनों से ज्यादा आत्मीय हैं, जिनके बगैर मेरा व्यक्तित्व अधूरा ही रहता है, जिनके स्नेह और विश्वास ने हमेशा हौसला दिया, आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। यकीनन मैंने पिछले भी एपिसोड में आपसे ये बात कही थी कि कोई व्यक्ति सेल्फ मेड नहीं होता। उनके बनने में छोटे छोटे पड़ाव जो आते हैं और जो हौसले लोग इन्हें देते हैं, वह सब अहमियत रखते हैं। हिम्मत तो हमें खुद ही जुटानी पड़ती है, लेकिन जो हमारे वेल विशर्स होते हैं वे रास्ते पे लगे उन लैंप पोस्ट्स की तरह होते हैं जो एक निश्चित अंतराल पर अपनी रोशनी से हमारे रास्ते को सुगम बनाते चलते हैं। वर्ष 1978 में दलित पैंथर ने मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय कर देने के लिए एक विशाल जुलूस मुंबई से निकाला था, जिसमें संपूर्ण महाराष्ट्र से दलित पैंथर कार्यकर्ता बंबई विधानसभा के सामने एकत्र हुए थे। विधानसभा में नामांतर
का प्रस्ताव पारित हो गया था, लेकिन सवर्णों ने बहुत बड़े पैमाने पर इस प्रस्ताव का विरोध किया था। जगह जगह तोड़ फोड़ दंगे शुरू हो गए थे। अहमदपुर, औरंगाबाद, नागपुर, सोलापुर, बम्बई, नासिक, अमरावती आदि में स्थिति तनावपूर्ण थी। मराठवाड़ा में दंगों का प्रभाव कुछ ज्यादा ही था। दलित बस्तियां फूकी जा रही थीं। सैकड़ों लोग मारे जा चुके थे। अखबारों में छपी खबरें दिल दहला रही थीं। दलितों ने नामांतर को अपनी अस्मिता का प्रश्न बना लिया था। नागपुर में आगजनी की घटनाएं हुई थीं। चंद्रपुर में भी जुलूस निकाला था। महाराष्ट्र सरकार ने नामांतर का फैसला वापस लिया था। दलितों को सरकार के इस फैसले से निराशा हुई थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। वे लगातार नामांतर आंदोलन को बढ़ा रहे थे। उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा इस आंदोलन में झोंक दी थी। बापूराव जगताप, जोगेंद्र कवाड़े के प्रेरणादायी नेतृत्व और ओजस्वी भाषण दलितों में हौसला जगा रहे थे। नामों का भी अपना महत्व होता है। यदि ये इतने महत्वपूर्ण नहीं होते तो सभी विश्वविद्यालय सवर्ण जातियों के लोगों के नाम पर क्यों हैं? डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर एक मात्र विश्वविद्यालय होने तक पे बवाल मचा दिया गया। बताइए। हजारों वर्षों की घृणा एक बार फिर अपने मूल स्वरूप में दिखाई पड़ने लगी थी। इस आंदोलन को मैंने बेहद करीब से देखा था। मेरा रोम रोम आंदोलन को महसूस कर रहा था। भारतीय समाज की क्रूर व्यवस्था व्यक्ति की योग्यता को नकार रही थी। उनकी दृष्टि में डॉक्टर अंबेडकर जन्मना महार थे, भले ही उनकी विद्वता आकाश जितनी ऊंचाई पा जाए। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन काल में दलित अस्मिता की जो लड़ाई लड़ी थी, वह एक ऐसा संघर्ष था जिसने दलितों में आत्मविश्वास जगाया था। डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीति सत्ता के लिए रिपब्लिकन पार्टी का गठन किया था, लेकिन उनके महापरिनिर्वाण के बाद रिपब्लिकन पार्टी अनेक गुटों में बंट गई थी। प्रत्येक नेता स्वयं को बाबा साहेब का वारिस मानकर अध्यक्ष बनने की होड़ में शामिल था, जिसका परिणाम यह हुआ कि एक एक नेता की एक एक पार्टी बन गई थी। महाराष्ट्र में दलित आंदोलन को एक नया रूप दिया था। दलित पैंथर में नेता और कार्यकर्ता मार्क्सवादी और अंबेडकरवादी विचारधारा को जोड़कर एक नया प्रयोग कर रहे थे, जिसकी चमक में समूचा महाराष्ट्र एक बार फिर दलित आंदोलन के उत्कर्ष को देख रहा था। लेकिन यह प्रयोग बुरी तरह असफल रहा था। लेकिन दलित पैंथर में जो साहित्यकार सक्रिय थे, उन्होंने मराठी दलित साहित्य को नए तेवर दिए थे। पारंपरिक साहित्य की तुलना में यह साहित्य अधिक जीवंत और प्रगतिशील था, सही अर्थों में आधुनिक था। तो देखा आपने किस तरह एक नाम बदलने को लेकर पूरा आंदोलन खड़ा किया गया और उस आंदोलन के खिलाफ कितने सारे काम किए गए। संस्थाएं उनकी, उन पर कब्जा सवर्ण लोगों का। यदि एक नाम बदल भी जाए, नाम बदलकर यदि डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय रख भी दिया जाए, तो उससे कितना फर्क पड़ेगा? संस्थाएं तो उन्हीं के कब्जे में रहेंगी, सब कुछ सिस्टम वही लोग देखेंगे। तो इसीलिए सिर्फ नाम बदलने से काम नहीं चलेगा। संस्थानों में अपने लोगों की भागीदारी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। उन्हीं दिनों गुजरात में आरक्षण विरोध ने उग्र रूप धारण कर लिया था। ग्रामीण क्षेत्रों में आरक्षण विरोधियों ने बेइंतहा जुल्म ढाए थे। चारों ओर हिंसा का तांडव था। गांधीनगर, बड़ौदा आदि नगरों में गांधी की मूर्तियों के नीचे खड़े होकर आरक्षण विरोधी दलितों के प्रति घृणा फैला रहे थे, जिसका प्रभाव महाराष्ट्र में भी दिखाई पड़ने लगा था। गांधी जो अहिंसा की मूर्ति माने जाते हैं, उन्हीं की मूर्ति के नीचे खड़े होकर घृणा फैलाई जा रही है, हिंसा की बातें हो रही हैं। कितना विरोधाभास है इस संस्कृति में। सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालयों में दलित अधिकारियों कर्मचारियों को प्रताड़ित किए जाने की घटनाएं बढ़ने लगी थी। सवर्णों ने शोषित कर्मचारी संघ जैसा छद्म संगठन बनाया था, जो सुनियोजित ढंग से दलितों के विरुद्ध साजिशें रच रहे थे। ये सब चीजें तो आज भी बदस्तूर जारी हैं। किस तरीके से शोषण किया जाता है और शोषण करने वाला खुद को शोषित साबित करने के लिए पूरी ये छद्म भेष धरता है। चारों ओर निराशा और भय का वातावरण था।
दलित कर्मचारी ही नहीं, अधिकारी भी भयभीत थे। उनका कोई ऐसा संगठन भी नहीं था। पारस्परिक संवेदनहीनता होने के कारण वे अकेले अकेले अपनी समस्याओं में उलझे थे। एकजुटता की कमी के कारण उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगा था। शोषित संघ पोस्टरों, पर्चों के द्वारा दलितों में हीन भावना भर रहे थे। ऐसा ही एक पर्चा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंद्रपुर में भी वितरित हुआ था, जिसने तनाव पैदा कर दिया था। ऊपर से सब शांत दिखाई पड़ रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर जैसे कुछ पक रहा था। ऐसे दिनों में चुप्पी का अर्थ था अपने अस्तित्व को मिटा लेना। फैक्ट्री गेट के पास एक विशाल सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल श्री गोंडाने, पीसी कांबले, अधिकारी तथा अनेक संगठनों के हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। उस सभा में सभी ने एक मत से स्वर्णों के द्वारा चलाए जा रहे षड्यंत्र का जवाब देने का प्रस्ताव पारित किया था। अगले रोज पर्चे बांटे गए थे, जिसका प्रभाव तत्काल दिखाई दिया था। शोषित संघ के पर्चे पर प्रशासन निष्क्रिय था, लेकिन दलितों का पर्चा वितरित होते ही प्रशासन सक्रिय हो गया था। दलित प्रतिनिधियों को बुलाकर पूछताछ होने लगी थी। काफी बहस और जद्दोजहद के बाद प्रशासन ने दलितों के विरुद्ध होने वाले प्रचार को रोकने का आश्वासन दिया था। उन दिनों सुमठाणा गांव हमारी गतिविधियों का केंद्र था। सभी बैठकें वहीं होती थीं। शोषित संघ से निपटने की रणनीति तैयार हुई थी, ताकि दलित कर्मचारियों का मनोबल टूटने से बचाया जा सके। इन हालात में परस्पर सौहार्द लगभग खत्म हो गया था। सांप्रदायिक एवं जातिवादी ताकतें अपने षड्यंत्रों में सफल हो गई थीं। वे कर्मचारियों के बीच घृणा के बीज बो चुके थे, जिसे मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे लगाने वाले संगठन भी रोक नहीं पाए थे। दलितों गैर दलितों के बीच ये घृणा की खाई लगातार बढ़ी ही है, जिसे पाटने का इरादा कहीं दिखाई नहीं पड़ा। जब दलित अपनी अस्मिता के लिए उठकर खड़ा होता है, तो उस पर जातिवादी होने का आरोप लगाया जाता है। ये आरोप लगाने वाले वे लोग होते हैं जो जातिवाद के कट्टर समर्थक हैं। यह एक चाल है परंपरावादियों और यथास्थिति बनाए रखने वालों की, जो दलितों के प्रति हमेशा शंकाग्रस्त होती है। पिछले एपिसोड में भी ये बात मैंने का जिक्र किया था कि किस तरह जाति सूचक गालियां बनाई जाती हैं। कभी किसी सवर्ण या अग्रणी जाति के नाम की गाली आपने नहीं सुनी होगी। उससे पहले भी शुरुआत में ही पहले एपिसोड में जब इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था और जूठन आत्मकथा का सिनॉप्सिस पढ़ा था, उसमें भी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जिक्र करते हैं कि किस तरह उन पर जातिवाद होने के आरोप लगाने लगे थे और कई मित्र, अच्छे मित्र इनके खिलाफ खड़े हो गए थे और इनको डिमोरलाइज करने लगे थे कि ये आत्मकथा ना लिखें, इससे बेकार समाज नंगा होगा। कुछ लोगों ने तो ये कहा कि वे अपनी प्रतिष्ठा ही खो देंगे। तो इस तरीके से हमेशा इनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं उन लोगों पर जो जाति को लेके खुलासा करते हैं, और ये आज भी ऐसा ही रहता है। ऐसी बात नहीं कि ये पुराने जमाने की बातें थी, आज भी यही सब बातें चलती हैं। जैसे ही आप जाति को लेकर कोई प्रश्न करेंगे, आपको जातिवाद का टैग लगा दिया जाएगा। और खैर आगे पढ़ते हैं। महाराष्ट्र की शहरी और ग्रामीण दोनों जगह दलित बस्तियों की दशा देखकर मन अवसाद से भर जाता था। महार बस्तियों में डॉक्टर अंबेडकर ने जो चेतना जताई थी, उसके परिणाम स्वरूप महारों में शिक्षा का प्रसार हुआ था, लेकिन मांग, मेहतर आदि शिक्षा से दूर थे। दलित कार्यकर्ताओं में जुझारूपन था। उनका संघर्ष और संकल्प देखकर उम्मीद जगती थी, लेकिन कार्यकर्ताओं में भी पारस्परिक जाति भेद की भावना थी। महार, मांग, चमार और मेहतर के भेद में वे भले ही बाह्य रूप से भुलाने की बात कर रहे थे, लेकिन आंतरिक रूप में वे स्वयं इन भावनाओं में जकड़े हुए थे। ऐसे पलों में मेरा मन टूट जाता था। मेहतर बस्तियों में जाने के समय उनकी हिचकिचाहट साफ दिखाई पड़ती थी। अंबेडकर जयंती कार्यक्रमों में भी महार ही अधिक दिखाई पड़ते थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, मगर महार भी उनके साथ बौद्ध धर्म हो गए थे। लेकिन ऐसे अनेक परिवार थे जो बौद्ध होकर भी हिंदू देवी देवताओं में उलझे थे। मेहतर बस्तियों में बाबा साहब का संदेश पहुंचा ही नहीं था। जो पहुंचा था वह भी जाति के साथ। जब भी किसी मेहतर अर्थात वाल्मीकि से बात होती तो वह चौंक कर मेरी ओर देखता। बाबा साहब के लिए उनके मन में आदर था, लेकिन आंदोलन के कार्यकर्ता और नेता उनके मन में विश्वास पैदा नहीं कर पाए थे। वे मेहतर थे समाज में सबसे नीचे।
यह भावना उन्हें आंदोलन में जुड़ने से रोकती थी। वे दलित नेतृत्व को संदेह की दृष्टि से देखते थे। दलित आंदोलन के इस अंतर्विरोध ने उसे कमजोर किया है, जिसका प्रभाव राजनीतिक स्तर पर भी दिखाई पड़ता है। महाराष्ट्र में मेहतर और उत्तर प्रदेश में चोहड़ा, वाल्मीकि में कोई अंतर नहीं था। बस भाषा को छोड़कर शेष तमाम चीजें एक सी हैं। वे भी सुअर पालते हैं, वैसे ही देवी देवताओं की पूजा में सुअर चढ़ाते हैं, शराब अर्पित करते हैं, रीति रिवाज भी एक ही जैसे हैं। दलितों में एक ऐसा भी तबका था जिसमें डॉक्टर अंबेडकर का विचार नहीं पहुंचा था। उनकी हीन भावना सदियों का संताप थी। यह अधिक भयभीत थी, इसीलिए अपनी पहचान को छिपाकर रखना उनकी मजबूरी थी। कई लोग ऐसे थे जो दलित थे, लेकिन सवर्णों की कृपा दृष्टि पाने के लिए दलितों से दूर भागते थे, उनके खिलाफ काम करते थे, उनकी गतिविधियों की सूचनाएं सवर्ण लोगों तक पहुंचाते थे। इस प्रसंग को सुनकर आपको अपने 31 सांसद याद नहीं आ रहे, जो आज भी अपने छोटे छोटे इंटरेस्ट के लिए दलितों के इंटरेस्टों की बलि चढ़ा देते हैं। किसी न किसी वजह से वे लोग इस आंदोलन का रोड़ा बन जाते हैं। खुद ही अपने समय के दिग्गज नेता, जिन्होंने अपने आत्मबल से अपना नाम कमाया, लेकिन जैसे ही संगठन को आगे बढ़ाने की बात आती है तो वे किसी योग्य कार्यकर्ता की बजाय अपने बच्चों, अपने परिवार के सदस्यों पर ही भरोसा करते हैं। ऐसा क्यों? इसके बारे में सोचिएगा जरूर। सिर्फ बच्चों पर ही भरोसा नहीं करते, अपने समाज के सक्रिय दलित इंटेलेक्चुअल्स को छोड़कर सवर्ण लोगों के पीछे पीछे भागते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, जो दलित समाज को उस तरीके से जानते भी नहीं हैं, या दलित आंदोलनों के प्रति उनका रुझान बेहद ढीला ढाला सा रहता है। तो आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। इन सब प्रश्नों के साथ मैं आपको छोड़े जाती हूँ। इन पर विचार जरूर कीजिएगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।